गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, इसमें जो प्रश्न है वो एक सीरियल वाइज टॉपिक वाइज आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके पूरी इंडियन हिस्ट्री को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। जैसे कि हम लोग प्राचीन से क्वेश्चन यहाँ से भी उठा रहे हैं तो पाषाण काल से प्रारंभ किया है। मिडिवल में हमने महमूद गजनवी के आक्रमण से, मॉडर्न में हमने 1707 में उत्तर मुगल काल से प्रारंभ किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने अच्छा खासा सिलेबस इंडियन हिस्ट्री का कवर भी कर लिया है अपने पिछले 33 वीडियोज में। आज हमारा ये 34वां वीडियो है। ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिस सेट है। तो आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था। तो दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की जो नींव है वो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी हुई थी। हालांकि इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है दक्षिण भारत में? चिश्ती संत वो भी हैं एक, सैयद मोहम्मद गेसुदराज। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो बुरहानुद्दीन गरीब है। इसमें जो भी आपको ऑप्शन में लोग दिख रहे हैं सारे के सारे किस संप्रदाय से हैं? चिश्तिया संप्रदाय के सूफी संत हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बुरहानुद्दीन गरीब। और चूंकि देखिए हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ने से वीडियो लंबा हो जाता है, तो आपका भी टाइम नहीं खराब करना चाहते और इससे हमको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, वीडियो लंबा जाने लगता है। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिप्पणी की थी कि कबीर ने अपनी भक्ति से लोगों में व्याप्त निराशावाद को कम करने का प्रयास किया। हालांकि मैंने ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है और इसको मैंने बहुत क्रॉस चेक करने की कोशिश करी, तो उसमें यही लिख के आया कि मतलब कि कबीर के बारे में ऐसी बातें बहुत लोगों ने बोला है। तो उसमें से रोमिला थापर भी आप लोगों की क्या रही होंगी, एक रही होंगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रोमिला थापर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो जो वैदिक संहिता है, जो ऋग वैदिक काल में लिखी गई है, उसमें टोटल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 25 नदियों का उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में भी 25 नदियों में से जो 21 नदी हैं वो 10वें मंडल के नदी सूक्त में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 31। अगला प्रश्न है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी? तो आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी और नाइटहुड की भी उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। लेकिन एक और नाम आता है सर सुब्रमण्यम अय्यर। इन्होंने क्या किया था, जब एनी बेसेंट को होम रूल लीग आंदोलन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इन्होंने गवर्नर की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और सर की उपाधि क्या की थी, लौटा दी थी। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी ब्राह्मण ग्रंथ में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भौगोलिक विभागों में या भागों में विभाजित किया गया, विभाग हो गया गलती से, तो ऐतरेय ब्राह्मण में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब आपको जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद दिख रहे हैं, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये जो ग्रंथ लिखे गए उनका काल क्या था। तो सबसे पहले वेद लिखे गए हैं, कालानुक्रम की दृष्टि से वेद पहले हैं, उसके बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, तब आरण्यक है, उसके बाद उपनिषद है। ठीक है, जो सूत्र साहित्य है वो बाद का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका संहिता। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया ने आईने हिंद की उपाधि से किसे विभूषित किया था? तो शेख सिराजुद्दीन उस्मानी जो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, और इन्हीं को श्रेय जाता है बंगाल में चिश्ती संप्रदाय को फैलाने का। तो इनको शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा आईने हिंद का उपाधि दिया गया था। ठीक है, शेख नासरुद्दीन चिरागे दहलवी को चिरागे दिल्ली की भी उपाधि निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को सुल्तान तारकिन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? तो चिश्ती संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी को जो है सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है। और जो शेख सलीम चिश्ती हैं, आप जानते हैं कि अकबर इनका भक्त था, और इनकी जो खानका है वो कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में है, दरगाह। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन कलकत्ता का निर्माण किस गवर्नर की बहन ईडन के नाम पर हुआ था? तो ईडन गार्डन का निर्माण 1840 में हुआ है और उस टाइम पीरियड में जो गवर्नर है वो लॉर्ड ऑकलैंड है। ठीक है, मेटकाप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि 1823 में जॉर्ज एडम्स के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मेटकाप 1836 में क्या करता है, समाप्त कर देता है। ठीक है, सॉरी 1835 में ही समाप्त कर देता है जब ये बनता है। तो लॉर्ड एलन बरो को दास प्रथा के एक्ट के अंत के लिए जाना जाता है। इसने रेगुलेशन 5 के तहत दास प्रथा को क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल क्या किया गया, बना दिया गया। लेकिन इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके भाष्य माधवी नाम से प्रख्यात हुए? तो आप लोग देखेंगे कि बुक्का की सभा में दो भाई रहते थे, सायण और माधवाचार्य। तो बुक्का प्रथम ने, जिसने कि वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की थी, माधव माधव से कहा कि आप जो है वेदों पर टीकाएं लिखिए। ठीक है, उनको समझने योग्य बनाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई सायण को इसके बारे में ज्यादा जानकारी है, तो एक कार्य आप उसे सौंप दीजिए। तो सायण ने अपने भाई के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने सभी भाष्यों में माधवीय शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और वो माधवी नाम से प्रख्यात हुए हैं। तो सायण इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को गृह सूत्र में विस्तार पूर्वक दिया गया। उसमें ब्रैक जो खाली स्थान है उसको भरना है तो गृह सूत्र से आप भरेंगे। ठीक है, गृहस्थ धर्म से संबंधित जो जानकारी है वो गृह सूत्र में मिलती है। ठीक है, चाहे वो 16 संस्कारों के बारे में हो, चाहे याज्ञिक कर्म कांडों के बारे में हो, जो गृहस्थ से संबंधित है वो गृह सूत्र में मिलते हैं। और आपका जो धर्म सूत्र है इसमें भी राजनीति, धर्म और यज्ञों से संबंधित जानकारी मिलती है। स्रोत सूत्र में भी यज्ञों से संबंधित ही जानकारी मिलती है। आपका शूल सूत्र को कहा जाता है कि ये रेखा गणित का जनक है क्योंकि इसमें यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण से संबंधित रेखा गणितीय संकल्पनाएं दी हुई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, गृह सूत्र है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा बाकी बिल्ला किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो जो ख्वाजा बाकी बिल्ला है ये आपके नक्शबंदी सिलसिले से क्या है, संबंधित है। ठीक है, भारत में इसके संस्थापक भी है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो आप लोग देखेंगे कि अकबर द्वितीय के द्वारा जब इसकी पेंशन जो बहुत कम थी, इसका गुजारा नहीं हो रहा था, तो ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है और कहता है कि आप जाइए और ब्रिटेन के सम्राट से हमारी पेंशन के बारे में थोड़ा बात करिए। ठीक है, तो अकबर द्वितीय होगा इसका। ठीक, अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता है। सभी सूफी चिश्ती सूफी संतों ने शादी विवाह गृहस्थ जीवन जिया, लेकिन इन्होंने कभी भी शादी विवाह नहीं किया। ये यौगिक क्रियाओं में भी क्या रखते थे, यकीन रखते थे। और ये बाबा फरीद के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, बाल खिल्ले का संबंध किस वेद से है? तो आप लोग देखेंगे कि जो ऋग्वेद है उसमें टोटल 1028 सूक्त हैं, जिनमें से 1017 नॉर्मल है और 70 जो 11 है वो क्या है, बाल खिल्ले हैं। तो टोटल 1028 हो जाते हैं। तो इसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो सबसे धनी जो सूफी हैं वो सुहरावर्दी संप्रदाय के शेख बहाउद्दीन जकारिया हैं, जिनको शेखुल इस्लाम का पद इल्तुतमिश के समय में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण लीग के नाम से किया गया था और 1933 में इसका नाम बदल के हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। ठीक है, और इसके संस्थापक जो अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला हैं, जीडी बिरला जिनको कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपको जेबी कृपलानी दिख रहे हैं, भारत की आजादी के समय एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही 1963 से लेकर 67 तक। ठीक है, और जो आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है विनोबा भावे का, विनोबा भावे के बारे में जब आप व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ेंगे तो ये प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे, चौथे प्यारे लाल थे, पांचवें अबुल कलाम आजाद थे और छठे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब
व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि ये गाँव-गाँव जाते थे और लोगों को ओजस्वी मतलब एक भाषण देते थे और लोगों को दिल्ली जाके इस अंग्रेजों का विरोध करने का, जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरदस्ती शामिल कर लिया गया था, उसका विरोध करने के लिए बात करते हैं। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? तो हालाँकि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? जीडी बिड़ला है। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसी एक से था। तो राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को विलायत के नाम से संबोधित किया गया। ठीक है? अगला प्रश्न है, सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरमंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो मियां मीर ने जो है, जो अमृतसर में आज हम लोग हरमंदिर साहिब को देखते हैं, उसकी नींव रखी थी। और उस समय जो सिख गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है? अर्जुन देव के समय मियां मीर ने ही हरमंदिर साहब की नींव रखी थी। ठीक है? अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ जो कठोर तप किया, उसे बौद्ध कला में किस रूप में दर्शाया गया है? तो उसको बौद्ध कला में 5 हंसों का दाना चुगते हुए जो दृश्य है वो दिखाया गया है। ठीक है? अगला प्रश्न है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग को नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया है। तो इसका दोनों ऑप्शन जो है वो क्या है? वो करेक्ट है। ठीक है? अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? मतलब उनको लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? तो होम रूल आंदोलन के समय में उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई और इनका जो होम रूल था, इसको इंडियन होम रूल लीग कहते हैं, जो अप्रैल 1916 में स्थापित हुआ था। इसका जो कार्य क्षेत्र था, मेनली बरार, कर्नाटक और महाराष्ट्र था, बंबई को छोड़ के। ठीक है? अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के द्वारा कब गौरक्षणी समिति की स्थापना की गई थी? तो 1882 में इनके द्वारा गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की है। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है? और 1863 में आगरा में पाखंड खंडनी पताका भी फहराई थी। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर लोग गुरु होते थे और मुरीद लोग इनके शिष्य होते थे और इस बुराई को खत्म करने का प्रयास किया सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है? जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुबत्तुल इस्लाम का नाम दिया गया है? तो देवगिरी को जो है कुबत्तुल इस्लाम का नाम दिया गया। ठीक है? अगला प्रश्न है, भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक कश्फ उल महजूब तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? इसके लेखक कौन है? तो अल हुजवेरी जो है इसके लेखक है। ठीक है? अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय था? तो ऋग्वैदिक काल की जब बात की जाएगी तो प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ठीक है? अगला प्रश्न है, बारहमासा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह बाबा फरीद के साथ किया था, जिनकी खानकाह अजोदन में स्थित है, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। और आप लोग देखेंगे कि बाबा फरीद की मृत्यु के बाद बलबन की जो विधवा पुत्री थी, उससे सीधी मौला नामक एक फकीर शादी कर लेता है और कहा जाता है कि वो दिल्ली की सत्ता को हस्तगत करना चाहता था। इसीलिए प्रथम और अंतिम ऐसा उदाहरण मिलता है कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक क्रूर कार्य किया गया और उसने सीधी मौला को हाथी के पैरों तले क्या किया? कुचलवा दिया। ठीक है? अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख एवं स्तुति किस नदी की गई है? तो सर्वाधिक उल्लेख एवं स्तुति जो है सिंधु नदी की गई है। हालांकि गंगा का भी उल्लेख जो है एक बार आया है। ठीक है? बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदाज में आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? तो उत्तरी ध्रुव बताया है। सप्त सैंधव प्रदेश किसने बताया है? अविनाश चंद्र झा ने बताया है। तिब्बत किसने बताया है? दयानंद सरस्वती ने बताया है। ठीक है?
अगला प्रश्न है, गांधी के भारत छोड़ो आह्वान को किसने अद्वितीय कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अद्वितीय आंदोलन या अद्वितीय कहा था। ठीक है। अब जो सी राजगोपालाचारी आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये भारत के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, मद्रास के प्रथम चीफ मिनिस्टर रहे, आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, प्रथम और अंतिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो सरोजनी नायडू द्वारा 1925 के कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, जो प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट, अगर केवल किसी भी महिला की बात की जाए जो भारतीय हो चाहे एनआरआई या विदेशी, तो एनी बेसेंट के द्वारा सबसे पहले 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। और जब एनआरआई महिला की बात की जाएगी तो नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा 1933 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू, जिन्होंने प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की कांग्रेस की। कौन सी अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय सभ्यता रंगीन ग्रेवेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती है? मतलब चित्रित धूसर मृत भांड। ठीक है, तो चित्रित धूसर मृत भांड के नाम से उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति जानी जाती है। पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति जो है कृष्ण लोहित मृत भांड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? तो नासिरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी जो है अवध में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसिया संप्रदाय का जो गतिविधि का केंद्र था वो कहाँ था? बिहार में था। फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में आजीविकों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में आजीविकों का वर्णन जो है पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, अगन अगंतुर निकाय में आपको पता ही है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। ठीक है, तो महाभाष्य में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार स्वीकार किया है कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी? तो पी रॉबर्ट्स ने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा जो हेक्टर मनरो है, आपको मैंने बताया ही था कि जब 1764 में बक्सर के युद्ध में कारनाक युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाता है, तो हेक्टर मनरो के द्वारा इसी के नेतृत्व में बक्सर के युद्ध को जीता जाता है। वेंसी टाट जो है 1760 से 64 तक बंगाल का गवर्नर है। जो क्लाइव है वो 1799 से लेकर आपके 1805 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? पी रॉबर्ट्स। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने किस वर्ष अड्यार में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो 1918 में इनके द्वारा अड्यार में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। इसके अलावा इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का स्थापना की। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की संस्थापक ही रही, और बम्बई सहित पूरा भारत इनका क्या था? कार्य क्षेत्र था, बरार और कर्नाटक और महाराष्ट्र को छोड़ के। ठीक है, तो 1918। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को नगरी क्रांति का काल कहा है? तो राम शरण शर्मा के द्वारा ये वक्तव्य दिया गया है। तो आज हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखा, जो कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहा है ये प्रैक्टिस सेट, और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो इससे आप लोगों को बहुत हेल्प भी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।